पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव ऑर्गन के कैंसर का इंसिडेंस प्रतिवर्ष 20% से भी अधिक बढ़ रहा है और स्टमक इस डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन है जहाँ फूड पाइप से पेट में कैंसर सबसे पहले पहुँचता है। समझिए स्टमक एक बिजी सिटी सेंटर की तरह है जहाँ हमेशा कोई ना कोई विजिटर लगातार आए जा रहा है और इस सेंटर पे अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हर जगह जाम लग जाता है। इसी तरह अगर स्टमक के खाने का ब्लॉकेज हो गया तो बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा, खाना आगे नहीं जाएगा और बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। इस वीडियो में हम स्टमक कैंसर क्यों होता है, क्या उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस है और क्या उसका सही इलाज और प्रिवेंशन है, समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप से स्टमक में पहुंचता है जहां वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होता है और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है। स्टमक की लाइनिंग सेल्स में जब म्यूटेशन होती है तो स्टमक कैंसर बनता है। स्टमक कैंसर आज 5वां सबसे कॉमन कैंसर है और कैंसर से होने वाली मृत्यु का भी 5वां सबसे कॉमन कारण है। कुछ स्पेसिफिक इंडियन पॉपुलेशन के अंदर स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है और स्टमक कैंसर को एक समय पर कैप्टन ऑफ डेथ कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ भी स्टमक कैंसर से हुई थी। समझते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से स्पेसिफिक इंडियन पॉपुलेशंस के अंदर स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। आहार से संबंधित कारण स्टमक कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से है। ज़्यादा पका हुआ फूड, स्मोक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा तले हुए फूड, इम्प्रॉपरली स्टोर्ड फूड, अल्कोहल, ये सब स्टमक कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जबकि ताज़ा फल और सब्जियां स्टमक कैंसर के इंसिडेंस को कम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल और जो हाईली स्मोक्ड या बारबेक्यूड फूड हैं, ये ऐसे फूड्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन नहीं होता है या कम होता है और एन नाइट्रोसो नाम के केमिकल कार्सिनोजन होते हैं जो कि स्टमक कैंसर को बढ़ाते हैं। एक बैक्टीरिया जो स्टमक लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि गैस्ट्राइटिस का एक कॉमन कारण है, वो भी स्टमक अल्सर और स्टमक कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है और जबकि इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली एंटीबायोटिक से ईजिली अवेलेबल है। इस बैक्टीरिया का इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट या एडिक्वेट ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से भी भारतीय पॉपुलेशन के अंदर स्टमक कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। स्टमक अल्सर, जिसे कॉमनली पेट का अल्सर कहते हैं, वो भी स्टमक कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाता है जबकि इसका ट्रीटमेंट ईजिली अवेलेबल है। 50 वर्ष से अधिक आयु को भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल भी इसके रिस्क फैक्टर हैं। एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ जिसके अंदर एसिड का रिफ्लक्स बैक साइड में स्टमक के ऊपर की तरफ होता है, इससे स्टमक के शुरू के पोर्शन की या फिर फूड पाइप के नीचे वाले पोर्शन में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ नाम की इस बीमारी को फंडोप्लाइकेशन के द्वारा बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है और होने वाले कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। कुछ माइनर केसेस के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री को भी पॉजिटिव रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। अब स्टमक कैंसर में डरने वाली बात ये है कि शुरुआत के अंदर इसका कोई सिम्टम होता नहीं है। लोग शुरुआत में कई बार इग्नोर भी करते हैं और लेट स्टेज के अंदर ये बहुत ही एग्रेसिव और घातक होता है। इस बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए रूटीनली कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी एडवाइस नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कुछ रिस्क फैक्टर है या बार बार स्टमक रिलेटेड सिम्टम है, उनको ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी के द्वारा स्टमक कैंसर और उसके साथ साथ फूड पाइप के कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। कुछ कॉन्ट्रास्ट एक्सरेज के द्वारा भी इसका स्क्रीनिंग किया जा सकता है। मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन के कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो भी इन्वेस्टिगेशनल हैं, उनको भी इस सिचुएशन में हेल्पफुल माना जा सकता है। स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, तो इसलिए इसके शुरुआत के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि स्टमक कैंसर की वजह से पेट में गांठ फील हो रही है तो उसका इलाज करना ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए इसको अर्ली स्टेज में और इसके अर्ली सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
पेट में डिस्कम्फर्ट का रहना, बार बार एसिडिटी का होना, अपच का रहना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके लिए ज़्यादातर लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, डॉक्टर से परामर्श भी नहीं करते हैं। लेकिन समझिए, अगर पेट में डिस्कम्फर्ट लगातार जारी है, अपच रहती है, तो वो स्टमक का अपने आप ही ये कहना है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है पेट के अंदर और उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं। ब्लोटिंग या स्टमक के अंदर गैस का बनना, पेट का भरा भरा लगना, थोड़ा सा खाना खाया और लगा कि पेट भर गया है और खाना खाया नहीं जा सकता है, ये सब सिम्टम्स स्टमक कैंसर के अर्ली संकेत हो सकते हैं। खाना खाने के बाद उल्टी का होना, बार बार उल्टी का होना या उल्टी के अंदर ब्लड होना, ये डार्क रेड या डार्क कलर की भी दिखाई दे सकती है, रेड कलर की भी दिखाई दे सकती है। ये एक ऐसा अलार्मिंग साइन है, अगर है तो तुरंत बिना देर करे हुए एंडोस्कोपी करानी चाहिए। शरीर में कमजोरी का होना, खून की कमी का होना, जिसे एनीमिया कहा जाता है, स्टमक कैंसर से, ये उसके अल्सर से धीरे धीरे ब्लड लॉस होने की वजह से हो सकता है। बार बार नोज़िया होना या पेट में दर्द होना भी स्टमक कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। भूख न लगना या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बिना किसी कारण के लगातार वेट गिरे जा रहा है, ये भी इसका सिम्टम हो सकता है। जब स्टमक कैंसर पेट में फैल जाता है तो उसमें पानी बन सकता है, जिसे मैलिग्नेंट असाइटिस कहा जाता है। और समय पर इलाज ना होने पर यदि ये लीवर या लंग्स या किसी ऑर्गन्स में जाता है तो वहाँ के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। स्टमक कैंसर के अगर इस तरह के कुछ संकेत लगते हैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह से कुछ जांचें उसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूर करनी चाहिए। और इनमें पहली है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसके अंदर एक दूरबीन में आगे कैमरा लगा होता है और उस पाइप से, फूड पाइप और स्टमक की अंदर से जांच की जाती है। कोई अल्सर या ग्रोथ मिलने पर उसमें से बायोप्सी भी की जाती है। इस बायोप्सी से ये पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है, और अगर कैंसर है तो वो कौन से टाइप का है। स्टमक कैंसर का अगर डायग्नोसिस कंफर्म है तो उसकी स्प्रेड को जानने के लिए इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें सीटी स्कैन और पैट स्कैन इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। स्टमक कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज के अंदर स्टमक कैंसर स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर लिमिटेड होता है। दूसरी स्टेज में वो मसल लेयर तक पहुंच जाता है या फिर कुछ लिमिटेड लिम्फ नोड्स में। तीसरी स्टेज के अंदर आसपास के ऑर्गन्स में वो डायरेक्टली चला जाता है, जैसे कि कोलन में या पैनक्रियाज में, या फिर लिम्फ नोड्स की भी एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। चौथी स्टेज के अंदर स्टमक कैंसर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाता है, जैसे कि लीवर में। ज़्यादातर लोग खाने के शौकीन होते हैं और एक अच्छी हेल्थ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर स्टमक में ही कैंसर हो जाए तो समस्या गंभीर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट से इसका सॉल्यूशन है, कैंसर का सफल इलाज किया जा सकता है और खाने को भी बीमारी ख़त्म करके उसी तरह से खाया जा सकता है जैसे कि पहले एंजॉय करते थे। स्टमक कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे मुख्य ट्रीटमेंट है सर्जरी। इस सर्जरी को रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी कहते हैं। स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी भी दी जाती है ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहे। लेकिन सिर्फ 20% लोग ही अर्ली स्टेज में या जिसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सके उस स्टेज के अंदर पहुंच पाते हैं। पार्शियल रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी विद D2 लिम्फेडेनेक्टमी, ये उस रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी है जो सर्जरी स्टमक कैंसर के लिए की जाती है। इस सर्जरी के अंदर स्टमक के जिस पोर्शन के अंदर कैंसर है उसको लगभग 5 सेंटीमीटर के एक सेफ मार्जिन के साथ निकाल दिया जाता है ताकि एक सेफ डिसीज़ फ्री मार्जिन रहे, और जो हेल्दी बचा हुआ स्टमक है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन करा दिया जाता है ताकि खाने का नॉर्मल रास्ता बना रहे। इसके साथ ही लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है। रेडिकल टोटल गैस्ट्रेक्टमी के अंदर कंप्लीट स्टमक को निकाला जाता है, लिम्फ नोड्स हैं जो उनके साथ, और उन केसेस में ये सर्जरी की जाती है जिनमें स्टमक का एक सेफ मार्जिन छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। डिसीज़ ने या तो पूरे स्टमक की बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया है या बचे हुए पोर्शन में जो हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताते हैं वो पॉसिबल नहीं है। वेज रिसेक्शन
या स्लीव रिसेक्शन सर्जरी ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर में की जाती है, जिसमें ट्यूमर और उसके आसपास के स्टमक के हेल्दी पोर्शन को निकाल दिया जाता है, बाकी को रिटेन किया जाता है। जो ओल्ड एज के होते हैं और जिनके अंदर बहुत छोटा स्टमक कैंसर हो और जो सर्जरी के लिए फिट ना हो, उन केसेस में भी ये सर्जरी की जा सकती है। एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, एंडोस्कोपी के द्वारा स्टमक की सुपरफिशियल लेयर्स को निकालने का प्रोसीजर है। जब स्टमक कैंसर या तो बनना शुरू हुआ है प्री कैंसर में या बहुत ही अर्ली है, उन केसेस के अंदर ये प्रोसीजर किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रोसीजर के बाद रेगुलर एंडोस्कोपिक सर्वेलेंस पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए, बहुत अर्ली केसेस में भी। रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी जो स्टमक कैंसर की सर्जरी है, वो ज़्यादातर तो ओपन प्रोसीजर्स के द्वारा ही की जाती है, लेकिन लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी कुछ सिलेक्टेड केसेस में इसको किया जा सकता है। और ये डिसीजन अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह से ही लेना चाहिए कि पेशेंट की डिसीज़ क्योर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट मॉडलिटी क्या है। स्टेज 4 के अंदर मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। जिन लोगों के अंदर कुछ मॉलिक्यूलर म्यूटेशन पाई जाती है, उनमें टारगेटेड थेरेपी भी ऐड की जा सकती है और इम्यूनोथेरेपी से भी एक सर्वाइवल में अच्छा इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो हमने समझा कि स्टमक कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे एक सफल इलाज किया जा सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, उनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। स्टमक अल्सर है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, बारबेक्यूड फूड, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले या ज़्यादा तले हुए फूड, इनको अवॉइड करना चाहिए। धूम्रपान और शराब को अवॉइड करना चाहिए। ताज़े फल और सब्जियां लेनी चाहिए। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए और नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना चाहिए। अगर एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ है तो फंडोप्लाइकेशन प्रोसीजर के बारे में प्लान करना चाहिए। जिन लोगों को हेरिडिटरी डिफ्यूज कार्सिनोमा सिंड्रोम है, उन्हें प्रोफाइलैक्टिक गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी भी ऑप्ट करनी चाहिए। आशा है इस वीडियो के माध्यम से स्टमक कैंसर के लिए आपको एक हेल्पफुल जानकारी मिली है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्या कारण हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, और जिन्हें स्टमक कैंसर है उनके लिए एक ट्रीटमेंट गाइडेंस अप्रोप्रिएट तरीके से क्या होती है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। आशा है कि ये आपको हेल्पफुल रहेगी। यदि कैंसर से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए या प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।